तो लास्ट सेशन में आपने देख लिया था कि वर्ल्ड डायनेमिक्स में वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का क्या रोल रहा। ठीक है, जर्मनी का बाद में विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ 2 पार्ट में, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। और अब वहीं आगे से हम शुरू करने वाले हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉन्सिक्वेंसेस जो अभी आपने देखे थे उसके बाद पूरी पिक्चर में क्या बदलाव हुए। ठीक है, देखते हैं। ये आपको याद आ रहा होगा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन लोगों ने, इन तीनों कंट्रीज ने, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस ने, इन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया था। किसको हराने के लिए? ग्रुप बनाया था जर्मनी को हराने के लिए। और इसी ग्रुप को बाद में सोवियत ने भी ज्वाइन कर लिया था। क्यों? क्योंकि हिटलर ने अपनी उस क्या चीज़, नॉन एग्रेशन पैक्ट, अटैक ना करने वाली एक ट्रीटी जो साइन की थी, उसको तोड़ दिया और अपने ही दोस्त सोवियत पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो गुस्से में सोवियत ने क्या किया? इन लोग को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इन्वेजन कर दिया था रशिया का, अटैक किया था रशिया पे। किसने? हिटलर ने, जर्मनी ने। और उसका नाम था ऑपरेशन बारबरोसा, जहाँ पे जर्मनी ने अपनी आर्मी को सीधे रशिया के अंदर इन्वेजन करने के लिए भेज दिया, सीधे अटैक करने के लिए। उसके बाद बौखलाया यूएसएसआर और उसने ग्रुप छोड़ा जर्मनी का और वापस कहाँ आ गया? यूके, फ्रांस और यूएस। एक जानने वाली बात यह भी है कि स्टार्टिंग में जो रशिया था, रशिया वर्ल्ड वॉर 1 के समय इनके साथ ही था, इनके साथ था रशिया। और उसके बाद रशिया में 1917 में एक क्रांति आई थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। रशिया में व्लादिमीर लेनिन ने तख्ता पलट कर दिया था। जो वहाँ के राजा थे, बादशाह जार को ओवरथ्रो किया और वहाँ पे कम्युनिज्म स्थापित किया और सीधे कहा कि अब ये हमारे हित में नहीं है। वॉर हमारे लोगों ने शुरू नहीं करी थी, बादशाह ने शुरू की थी, उनको हमने हटा दिया है। तो अब रशिया लड़ाई का पार्ट जो था अब नहीं रहेगा, हम वॉर से हट रहे हैं। 1917 में 1914 से शुरू हो गई थी आपकी प्रथम विश्व युद्ध, जो 1919 में जाकर खत्म हुई थी जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हो गया था। तो 14 में रशिया यहीं पे था, इन्हीं के साथ था, जर्मनी का अगेंस्ट लड़ रहा था। लेकिन 17 में जब क्रांति हुई रशिया के साथ, तो रशिया गेम से बाहर हो गया, हट गया वहां से। और उसके बाद सोवियत बन गया। ठीक है, यूएसएसआर बना। बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 से लेकर 45 तक जो चला, तो स्टार्टिंग में यूएसएसआर, सोवियत किसको ज्वाइन करता है? जर्मनी को। लेकिन बीच में ही क्योंकि जर्मनी ने अटैक करवा दिया रशिया के ऊपर, तो इससे गुस्सा कर सोवियत वापस कहाँ पहुंच गया? जहां पहले था, उन्हीं के साथ देने। ठीक है, तो देखिए सोवियत ने इन लोग को जो ज्वाइन किया था ग्रुप में, उसका कारण ये नहीं था कि इनकी से दोस्ती थी, कारण यही था कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, बस यही था। जर्मनी का दुश्मन हो चुका था कौन? यूएसएसआर। सामने वाली पार्टी को लगा कि क्यों ना सोवियत को मौका दिया जाए अपने साथ लड़ने के लिए। सोवियत को भी लगा कि ठीक है, हमारा दुश्मन हो चुका जर्मनी और ये भी उनके दुश्मन है, क्यों ना हाथ मिला लें। बाकी बात अलग है कि ये तीनों कंट्रीज कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी एक थी। यूएसएसआर की विचारधारा इनसे एकदम परे, एकदम अलग थी। दे वर पोल्स अपार्ट, 180 डिग्री का बिल्कुल गैप था दोनों में, लेकिन एक साथ बस इसलिए हुए अपने कॉमन एनिमी, कॉमन फो को डिफीट करने के लिए। एक ग्रुप का पार्ट थे, लेकिन कभी एक थे नहीं, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही थे। तो यही हुआ कि जब लड़ाई खत्म हुई, जर्मनी हारा और जर्मनी को तोड़ दिया गया 2 पार्ट में, उसके बाद टेंशन आने शुरू हुए कि जो जीता है, तो जो धनराशि मिली है, जो जीत की भूमि है, उसे कैसे बांटा जाएगा और पावर किसके पास कितनी होगी, शेयरिंग ऑफ पावर कैसे होगी। जैसे मान लीजिए आप लोग में से कोई 2 लोग मिलकर एक साथ केबीसी जाएं और 1 करोड़ रुपये जीत के आए, तो आपस में कैसे बांटेंगे? वो कहेंगे सुनो पहले के 4 जवाब मैंने दिए थे, तो मेरा होना चाहिए। वो कहे सुनो आखिरी बार तो मेन जवाब तो मेरा ही था, तो पूरा 1 करोड़ तो मैंने जिताया एक तरह से, तो मेरा होना चाहिए। तो लड़ाई होना शुरू हो गई, टेंशन। साथ गए थे लेकिन आने के बाद अब साथ नहीं है, अब
क्या कहते हैं, डिस्प्यूट, विवाद होना शुरू हो गया। वही यहाँ हुआ, टेंशन होना शुरू हो गया। यूएसए वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर दैट इमर्ज आफ्टर द वॉर। रीज़न ये था कि यूएसए कोई पैदा ख़त्म ही नहीं हुआ था, उसने अपना बस एक वेपन इस्तेमाल किया, एटॉमिक बॉम्ब, और सबको निपटा दिया। बाकी सारे देश अपनी पूरी इकोनॉमी को ड्रेन कर दिए थे। लड़ाई करने में पैसा लगता है बहुत, आसान है क्या लड़ना? एक छोटे से कोर्ट केस लड़ने में लाखों निपट जाते हैं, यहाँ तो पूरी कंट्री आपस में लड़ाई कर रही है। बहुत नुकसान हुआ था। तो कई देश जो जीत गए थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए थे, और यही रीज़न था कि ब्रिटेन इंडिया पे अब कब्जा नहीं कर पा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 अगर नहीं हुआ होता, कि थोड़ा आगे पीछे होता, तो हमें भी अपनी आज़ादी आगे पीछे मिलती। तो क्रेडिट देना चाहिए हिटलर को। गांधी जी हैज़ हिज ओन रोल, उनका कल बर्थडे था, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन अगर हिटलर और सुभाष चंद्र बोस का एक जो क्लोज कनेक्शन हुआ था वो नहीं होता, तो ब्रिटेन में बहुत ताकत थी इंडिया को भी और काफ़ी समय तक अपने पास रखने की। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ, उसका जो खामियाजा भुगता ब्रिटेन, जो उसका इतना नुकसान हुआ, आर्थिक तंगी वहाँ पे आ गई थी, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ, पार्टी चेंज हो गई बाद में, देखा होगा आप लोगों ने। तो अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद हम आज़ाद भी नहीं हो पाते। तो यूएसए वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर डेट इमर्ज आफ्टर दी वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा शक्ति बन के सामने कौन आया? यूएस। क्यों? क्योंकि उसके पास आर्थिक रूप से और मिलिट्री रूप से बहुत सारा पैसा, पावर और मिलिट्री एडवांसमेंट बहुत था उनके पास। पैसा और आर्मी जिसके पास होती, पावर उसी के पास ज़्यादा होती। ठीक, यूएसएसआर इसके बाद सेकेंड नंबर पे था। ठीक है, और क्योंकि उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें? जर्मनी को हराने में, क्योंकि जर्मनी का जो दोस्त था, ये अपने दोस्त को हराया उसने, तो एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना। रावण को हराने में विभीषण का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ना। श्री राम को ना बताए होते तो मार पाते श्री राम? कभी नहीं। तो इंपॉर्टेंट रोल है, तो श्री राम ने बाद में उनको गिफ्ट में दिया ना, क्या लंका तुम्हारी, हमने तो आग लगा दी, बाकी तुम संभाल लो। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि जर्मनी को हराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूएसएसआर ने, इसीलिए इससे क्या हुआ कि उसकी पूरी प्रेस्टीज, इमेज वर्ल्ड में बढ़ना शुरू हो गई। किसकी? सोवियत की। कई कंट्रीज सोवियत को अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि जो पूरा यूरोप है, यूरोप में कुछ कंट्रीज, जैसे आप मान लीजिए पूरा यूरोप का मैप है, इसमें कई कंट्रीज हैं, तो कुछ कंट्रीज इधर वाली, इनको हम कहते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और यहीं बगल में रशिया भी है, सोवियत। तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पूर्वी देश थे यूरोप में, आप लोग के पास मैप होगा, मैंने कहा था कि मेरे नोट्स में मैंने मैप दिया है, नहीं भी है तो आप एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, स्पेशली यूरोप का मैप अपने सामने रखें, रोज देखेंगे तो एक दिन आएगा रट जाएंगे आप उसे। तो जो ईस्टर्न कंट्रीज थी उन पे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया, और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वहां पर यूएस का इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। तो जो ईस्टर्न यूरोप था, वहां की जो कंट्रीज थी, वहां पे अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आना शुरू हो गई। मतलब वहां पे कैपिटलिज्म नहीं था, मतलब वहां पे हर एक चीज कौन डिसाइड करेगा? वहां की सरकार। क्या बनना है, कितना बनना है, पैसों कैसे बांटना है, संसाधन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होना है, प्लानिंग कैसे होनी है, बजट कैसे आना है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी खोलनी, क्या करना, उसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देगा, अगर नहीं देगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आना शुरू हो गई, और ये सारे देश यूएसएसआर को फेवर करना शुरू कर दिए। कहने को ये यूरोपियन शक्तियां थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, लेकिन ये किसको फेवर कर रहे थे? हाँ, ये अब फेवर करने लगे यूएसएसआर को। जैसे आप देखें तो ये जो कंट्रीज हैं, ये हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसमें आपकी ये आएंगे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, बुल्गारिया और ईस्ट जर्मनी। जर्मनी के 2 पार्ट हुए थे। ये सारी कंट्रीज में कम्युनिज्म आ गया था, सरकार जो थी वहाँ की सब कुछ उसके हाथ में था, और ये सारी कंट्रीज अब यूएसएसआर को फेवर करती थी, उनके साथ हो गई थी। और मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, एक वर्ड
शायद आपने कभी सुना हो, शायद ना सुना हो। आप ये जानते हैं कि स्टेट क्या होता है? क्या होता है स्टेट? हाँ, मतलब एक बाउंड्री होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ लोग होने चाहिए, और इनको मैनेज करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इसके पास सॉवरेनिटी, संप्रभुता होनी चाहिए। तो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है, वेल डिफाइंड बाउंड्री, उसमें जनता रहती है। उस जनता को और बाउंड्री को मैनेज करने के लिए एक सरकार है। सरकार मतलब जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक सरकार हो, आर्मी की हो, मिलिट्री की हो, राजा की हो, सरकार सरकार होती है। मोनार्की गवर्नमेंट हो, ठीक है, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, जैसा भी हो चलेगा, बस गवर्नमेंट होना चाहिए। और उसके साथ वो गवर्नमेंट कैसी हो? संप्रभु, सॉवरेन, ठीक है। तो वो क्या है? स्टेट। अब एक वर्ड आप सुनेंगे यहां पर, सैटेलाइट स्टेट। ये सुना है? सैटेलाइट समझते हो? सैटेलाइट, सैटेलाइट स्टेट समझते हैं क्या होता है? वो लोग जिनके मन में बहुत आग है PSIR लेने, वो बताएं। हाँ, ऑब्जर्विंग स्टेट्स होते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यूएसए ने रशिया पे ऑब्जर्व करने, स्पाई करने के लिए कुछ ऐसे कंट्री। तुम वो स्विंग स्टेट में जा रहे हो। अभी आगे बताऊंगा, एक होता है स्विंग स्टेट। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब ये स्टेट के पहले इतने प्रीफिक्स लगा दूंगा मैं कि पूरा स्टेट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। है, सैटेलाइट स्टेट पे आते हैं। तो मैं ये बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, ये रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड जो आपने देखा, ये सारे के सारे पूर्वी यूरोपीय देश थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे। और यही थे सैटेलाइट स्टेट। किसके? दीज वर सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ सोवियत USSR। अब इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, ये कंट्रीज कहने को तो ऑन पेपर फॉर्मली इंडिपेंडेंट थी, आजाद थी, लेकिन इनके ऊपर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डोमिनेंस किसका था? और आइडियोलॉजिकल भी USSR का। तो ऐसे देश जो ऑन पेपर क्या हो? आजाद हो, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल प्रेशर किसका हो? किसी और दूसरे देश का। पाकिस्तान इज अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना। हर एक चीज देख लो जो पाकिस्तान में होती, चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है उसके ऊपर। पैसे से लेके, पॉलिटिकल रोल से लेके, हर एक चीज चाइना इन्फ्लुएंस कर रही है। सब हो जाएंगे। तो चाइना का सैटेलाइट स्टेट, जिसके पास पैसा है, पावर है, वही बाद में बड़ा ब्लॉक और स्टेट बनेगा, बाकी सब उसके सैटेलाइट हो जाएंगे। तो सैटेलाइट स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा देश विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज अ स्टेट, बट इट इज अंडर हैवी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर स्टेट। ठीक है ना? एक ऐसा देश जिसके ऊपर राजनीतिक, आर्थिक या वैचारिक रूप से किसी और देश का दबदबा बहुत ज़्यादा हो, ऐसे देश को हम सैटेलाइट स्टेट कहते हैं। समझ पा रहे हो? मैंने कब बोल दिया? मैंने पहले बोला ऑन ऑन पेपर वो स्टेट है। सैटेलाइट स्टेट मतलब स्टेट वर्ड तो है ही, स्टेट है, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत है उसके ऊपर, बहुत खुश है वो। आप पहले किसी से बहुत खुश हो जाते हैं, फिर उसके दबाव में आ जाते हैं। पहले उसकी आप जय जयकार करते हैं। गाना है तो बाहुबली में जय जयकारा है। फिर आप उसी के डोमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर में आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले आप किसी को प्रेस करते हैं, ज़्यादा प्रेस करेंगे, वो आप पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वो आप पे थोपेगा, अपनी चीज़ों को इम्पोज करेगा, और फिर आप उसके अंदर में आ जाएंगे। ऐसे ही होता है। तो ऐसा देखकर कि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज सीधे सोवियत को अपना रोल मॉडल मान रही हैं, उसके जैसे होना शुरू हो रही हैं, उसके चंगुल में फंसना शुरू हो रही हैं, ये मान के वेस्टर्न कंट्रीज ने, स्पेशली US और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने, जिसमें कि जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी मतलब वेस्ट जर्मनी, जर्मनी के दो पार्ट हो चुके हैं, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, इटली, UK और US, इनको लगा कि कम्युनिज्म जो है ये खतरा है,
विश्व के लिए, क्योंकि ये लोग फ्री इकोनॉमी देश थे, कैपिटलिस्ट कंट्री थे, प्राइवेट प्लेयर्स थे, इनके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज थी। अब उस जमाने में ऐसा नहीं था कि मैकडी जो है ओपन हो जाए कहाँ पर, यूएसएसआर में, सोवियत में, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी उस एरिया में खुलनी है तो पहले क्लियरेंस कौन देगा? गवर्नमेंट। नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब दिक्कत ये थी, गवर्नमेंट बेटा आपको लिमिटेड रोजगार दे सकती है। बाद में जर्मनी में यही दिक्कत हुई कि जो दो पार्ट जर्मनी के थे, एक ईस्ट पार्ट और एक वेस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट के लोग बहुत समृद्ध थे क्योंकि उनके पास जॉब थी, क्योंकि वहाँ पे कई सारी कंपनीज खुल रही थी, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत था। अब आप खुद ही सोचो, अभी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर खत्म हो जाए बेटा, आधे से ज़्यादा इंडिया तुरंत बेरोजगार हो जाएगा, तुरंत। जिस एग्जाम के लिए बैठे हो सीट कितनी आती है उसमें? इस बार 1000 आई थी बस, पिछली बार से कम आएंगी। मतलब एक साल में सिर्फ 1000 लोग ही रोजगार पाएंगे, बाकी क्या करेंगे? चाय बेचेंगे, पकौड़े तलेंगे। समझो इस चीज़ को। अगर प्राइवेट कंपनीज ना हो, एमएनसीज ना हो, प्राइवेट प्लेयर्स ना हो, मैक्सिमम इंडिया क्या रहेगा? बेरोजगार रहेगा। यही दिक्कत थी ईस्टर्न जर्मनी में। सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग था, पर गवर्नमेंट कितना जॉब दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, उसकी एक लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ के लोग वहाँ के लोगों को देखते थे यार कि अपने वो भाई जो उस पार रह गए हैं, वो सुख समृद्ध हैं, उनको जॉब मिल रही है और यहाँ पे हम परेशान हो रहे हैं। इसीलिए कई लोग दीवार टाप के यहाँ जा रहे थे, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। मेन रीज़न यही था। तो देखिए, यूएस और वेस्टर्न यूरोप को लगा कि कम्युनिज्म एक खतरा है, किसके लिए? टुवर्ड्स इट्स वे ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम। जिस तरीके से जीना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, और जो फ्रीडम उनको चाहिए कि कहीं भी व्यापार कैसे भी खोलना चाहें खोल सकें, अब उस पर एक खतरा मंडराना शुरू हो गया, एक दूसरी विचारधारा का, एक दूसरी आइडियोलॉजी का। वो विचारधारा आइडियोलॉजी कौन सी थी? कम्युनिज्म, जहाँ पे टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। इस विचारधारा को और बढ़ावा देना या और बढ़ने से रोकना चाहती थी कौन? यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब। ठीक। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि वर्ल्ड जो है वो दो पार्ट में बढ़ गया, ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया, दो पावर ब्लॉक्स बन गए। एक यूएसएसआर ने अपने जैसे गवर्नमेंट्स को, जैसे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उनको एक साथ कर लिया और अपना ब्लॉक बना लिया। ठीक। और दूसरा वो लोग जो इसके अगेंस्ट थे। अब उस ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था? यूएसए। जो अगेंस्ट है उसमें सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज आ जाती हैं, और उनको लीड कौन कर रहा था? यूएसए। तो यूएसएसआर में कौन कौन से देश थे? मैक्सिमम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, और उसके साथ साथ जो दूसरा ब्लॉक था उसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जिस ब्लॉक को यूएसए लीड कर रहा था। अब इसी के साथ, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स अब सामने सामने आ गए थे, उनको पता था कि हम उसके अपोनेंट है, वो मेरा अपोनेंट है, तो अब तेजी से क्या करना शुरू किए? हथियार बनाना, आर्म्स रेस, ये भी होना शुरू। दोनों पावर ब्लॉक्स ने हथियार बनाना शुरू किए। इससे क्या हुआ? इनके इनसिक्योरिटी और आगे बढ़ी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन कितना आगे हो रहा है, इसीलिए अपने स्पाइस को वहाँ छोड़ते थे कि जाओ जरा चेक करो सोवियत ने कौन से हथियार बना लिए, वहाँ से वो रशियन स्पाई को भेज रहे हैं, जाओ जरा चेक करो ब्रिटेन में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है। ठीक है ना। टेंशन बढ़ना बहुत शुरू हो गए थे, और सिर्फ अब टेंशन अर्थ पे ही नहीं, अब ये टेंशन था कि सबसे पहले आगे कौन जाएगा स्पेस में भी, टेक्नोलॉजी में आगे कौन बढ़ेगा। एक होड़ आ गई थी, रेस, पता नहीं, लाइफ इधर रेस, दौड़ो। तो वो यही रेस यहाँ पर शुरू हो गई थी। ये दोनों ब्लॉक्स सबसे आगे दोनों में से बढ़ना चाहते थे। दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से पहले आगे हर चीज़ में पहुँचना चाहते थे। यहीं से शुरू हुई कोल्ड वॉर। जैसे आप लोग भी कोल्ड वॉर कहीं भी देख सकते हैं, आपके घर में भी होती होगी, आसपास होती होगी, फ्रेंड्स में होती होगी। लड़ नहीं रहे आपस में, लेकिन बस एक होड़ है कि नहीं, इसको निपटाना है, इससे आगे जाना है, इसको नीचा दिखाना है, इससे पहले सारे जवाब मुझे कर लेने हैं। बचपन में ऐसा होता होगा बहुत, अब तो आप लोग मैच्योर हो गए समय के साथ, ठीक है ना। घरों में ऐसा होता है आप, क्योंकि साथ भी कई बहू अगर देखें तो सारी बहुएं आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं, मुंह पे बड़े अच्छे, पीठ पीछे क्या चल रहा है, नहीं इनसे आगे निकलना है, इनको फंसा देना है इस चीज़ में। ये सब क्या है? कोल्ड वॉर ही तो है। आप सामने सामने हेड ऑन बैटल नहीं कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ वर्ड सामने नहीं हो रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे सारे काम हो रहे हैं। यही तो है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। टेंशन हैं, ठीक। और उसमें तो देखिए बैकग्राउंड में वो टेंशन वाली म्यूजिक बजती रहती है, सीरियल्स में नहीं बजती,
उसको देख के अपने आप ही कोल्ड वॉर अपने आप डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये दो बड़े बड़े ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने भी। एक का नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज के समय लगभग 30 कंट्रीज का पार्ट है इंक्लूडिंग यूएसए। यूक्रेन बहुत उतावला है नाटो का पार्ट बनने के लिए, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल बना नहीं है। एज ऑफ नाउ 30 कंट्रीज आर देयर एज द पार्ट ऑफ नाटो। लेकिन स्टार्टिंग में जो नाटो था उसमें ये देश थे कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्टुगल, आइसलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, ग्रीस, टर्की, स्पेन और वेस्ट जर्मनी। जर्मनी के 2 हिस्से थे, तोड़ा गया था जर्मनी को 2 पार्ट में, ठीक है ना। स्टार्टिंग यही थी और इनको कौन लीड कर रहा था? लेड बाय यूएसए। तो ये स्टार्टिंग में था नाटो कंट्रीज का ग्रुप। बाद में धीरे धीरे अलग अलग साल में और देश इसमें ऐड होना शुरू हो गए और एज ऑफ नाउ अब तो 30 कंट्रीज हैं। स्टार्टिंग में 13-14 कंट्रीज से स्टार्ट हुई। बाद में उसी के साथ इसको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बना लिया किसने? सोवियत ने। ये पूरा ग्रुप वार्सो पैक्ट इसको कहते थे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे भी क्या पैक्ट है। तो इस ग्रुप में थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, बुल्गारिया और ईस्ट जर्मनी। और इसको कौन लीड कर रहा था? सोवियत। और इस सोवियत में अकेले 15 कंट्रीज थी, याद है ना? मैंने पिछले क्लास में आपको दिखाया था यूएसएसआर और सीरियल वाइज दिखाए थे कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो इसमें अकेले 15 कंट्रीज हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये इतनी कंट्रीज ग्रुप था। इतना बड़ा डोमिनेटिंग ग्रुप यहाँ पे था और ये ग्रुप यहाँ पे था और ये दोनों ग्रुप एक्सपैंड हो रहे थे। वो देख रहे थे जो जो नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं, आओ उनको अपनी तरफ ले लें। तो इंडिया को भी अप्रोच किया गया, लाइक वाइज जितने देश आज़ाद हुए सबको अप्रोच किया। कुछ देशों ने मना कर दिया कि ना इसको ज्वाइन करेंगे ना इसको ज्वाइन करेंगे, उसमें हम भी थे। और हमने कहा एक अलग ब्लॉक बनाएंगे, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन हमने किया और कहा हम ना आपकी तरफ है ना आपकी तरफ है, ना आपके खिलाफ है ना आपके खिलाफ है, हम निष्पक्ष रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ठीक। तो आपने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 देख लिया है। अब आप देखिए कोल्ड वॉर, जो सबसे लंबे समय तक चली। दोनों वर्ल्ड वॉर 5-5 साल चली। पहली वाली 1914 से 19 में ख़त्म हुई, 1914 से 1919 तक चली। फिर उसके बाद आपकी 18 में ख़त्म होना शुरू हुई, 19 में आके ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई। उसके बाद सेकेंड वाली 1939 से 1945 तक चली और उसके बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 45 में, वैसे ही शुरू हो गया कोल्ड वॉर और लगभग 45-46 साल चली 1991 तक, जब 1991 में ये सोवियत यूनियन वापस टूट गया, ठीक। तो कोल्ड वॉर का जो पीरियड है वो 1945 से 1991 का पीरियड बोला जाता है। अब इस पीरियड में बेटा कई सारी प्रॉक्सी वॉर्स हुई हैं, जो अभी आपने कहा था, हाँ, कई सारी प्रॉक्सी वॉर्स हुई जहां पे डायरेक्टली ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़े नहीं, लेकिन किसी तीसरी कंट्री में जाकर वहां लड़ाई कर रहे थे। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो कोरिया हो, ठीक है। अभी शॉर्ट में वो सारे युद्ध के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो अब कोल्ड वॉर क्या था? इट वॉज अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल समझते हो क्या होता है? हाँ बेटा, 2 कंट्रीज की गवर्नमेंट के बीच में कुछ टेंशन, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस। हाँ, ये भी सही। मैं आपको एक सेट डेफिनेशन दिखाता हूं जियोपॉलिटिक्स की। जियो और पॉलिटिक्स, ये जियो वर्ड ज्योग्राफी से आया है, ठीक है। पॉलिटिक्स आप जानते हैं। जियो पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ एफेक्ट्स ऑफ अर्थ ज्योग्राफी, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, अर्थ की जो ज्योग्राफी है, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब लैंड फॉर्म्स, जो आप लोग पढ़ ही रहे हैं आई गेस, ठीक है ना। उसमें सारे रिलीफ फीचर्स आ जाते हैं, पूरी टोपोग्राफी, नदियाँ होती हैं सब इसमें आती, पूरी टेरिटरी, माउंटेन्स, ग्लेशियर, पासेस, लेक्स। जैसे पैंगोंग सो को देख के लेकर हमारे इंडिया चाइना में विवाद होते रहते हैं वो फिंगर्स को लेकर। तो पैंगोंग सो बेसिकली क्या है? एक ज्योग्राफिकल फीचर ही तो है, इट्स अ ज्योग्राफिकल फीचर। और उसको लेकर दोनों देश में क्या है? टेंशन है ना।
जियो पॉलिटिकल टेंशन, जियो मतलब उस एरिया को लेकर, अब वो एरिया चाहे एक डैम हो चाहे एक नदी हो, इंडस वाटर को लेकर हमारे यहाँ होता है टेंशन, ब्रह्मपुत्र को लेकर रहता है टेंशन, एक टेरिटोरियल बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर रहता है, एलओसी एलएसी पे रहता है डिस्प्यूट, अक्साई चीन को लेकर रहता है। ये सब क्या है, जगह है ना, प्लेसेस हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, और इनको लेके क्या हो रही है, कुछ प्लानिंग्स, इंटरनेशनल पॉलिसीज, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, या सीधे टेंशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से कई बार वॉर होती है, या उसको सुलझाने के डायलॉग नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, या कूटनीति से काम कराया जाता है। तो जियोपॉलिटिक्स बेसिकली इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ अर्थ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी भी। लोग अलग अलग, उनकी विचारधाराएं अलग अलग, वो जहाँ से हैं वहाँ का क्लाइमेट अलग, तो उनकी सोच, उनका हाव भाव, उनकी जो दृष्टिकोण है, सब कुछ अलग है। ठीक है भाई, रशियंस का सोचना अलग है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी अलग है, उन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी हैं लाइफ में, इंडिया की अलग है। हम अहिंसा को मानते हुए हमने अहिंसा के दम पर क्या जीती, आज़ादी। रशियंस किसको मानेंगे, चाइना किसको मानेंगे, हिंसा को, जो कि वो कहते हैं पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, जिसके हाथ में बंदूक है वही शक्तिशाली है। तो उनकी आइडियोलॉजी वैसी है, हमारी कौन सी है कि यहाँ मारो तो यहाँ भी दे देंगे मारने के लिए, मतलब अहिंसा है ना हमारी। तो ये क्या है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, कि भाई हम लोग जिस चीज़ से प्रभावित हुए, हमारी दृष्टिकोण वैसी हो गई। तो अब अगर हम लोग हर जगह कहें नहीं हमें तो बातचीत करना है, बातचीत करना है, क्योंकि ये हमारी विचारधारा है, हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसी कि हम लोग अहिंसा को फॉलो करते आए हैं, नॉन वायलेंस को, तो हमारे खून में समा गया। और कुछ कंट्री नहीं है, वो एग्रेशन वाले हैं, उनको लड़ाई किए बिना मजा नहीं आता है, रात में नींद अच्छी नहीं आती उनको जब तक दो चार टपका ना दे, तो वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है यार। और स्पेशली वहां के लोग ऐसे थे, आप नॉर्वे में जाइए, वाइकिंग्स वगैरह थे वहां पर, तो वो तो दे वर वार लाइक पीपल, वो वार ट्राइब्स थी। तो उनके जो अब एंसेस्टर्स थे और जो अब के लोग हैं, उनके खून में क्या है, वही वार लाइक चीजें घूम रही कहीं ना कहीं। तो ठीक है, आज के समय में वो काफी सहज हो चुके हैं, काम कंपोज हो गए, लेकिन अंदर से वो चीजें अभी भी उनकी हैं। और हमारी क्या है, हम किसी और चीज को मानते हैं। हमने जो अपना नेशनल स्ट्रगल था, फ्रीडम मूवमेंट था, उससे हम इंस्पायर्ड हुए, और हम बेनेवलेंस की तरफ जाते हैं, काइंडनेस की तरफ पहुंचते हैं, जनरॉसिटी को सही मानते हैं, हेल्प करना, चैरिटी करना, नॉन वायलेंस करना, डायलॉग से काम सुलझा लेना, बातें करना, हम इस पे जाते हैं। ठीक, तो जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ अर्थ ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑन द पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब ज्योग्राफी का मतलब लोगों की टेंडेंसी का, और जो जगहें हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है पॉलिटिक्स पे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे। दो देशों में संबंध, इंडिया और चाइना में संबंध अगर बिगड़ रहे हैं पैंगोंग त्सो को लेकर, डोकलाम को लेकर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, मैकमोहन लाइन के डिस्प्यूट को लेकर, तो ये सब चीजें क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तो है, फिजिकल फीचर्स हैं, ज्योग्राफी है ना। और उसके साथ वहां की माइंडसेट अलग है, कम्युनिज्म माइंडसेट है, हमारी माइंडसेट बिल्कुल अलग है। तो इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों देश के पॉलिटिक्स पे और आपसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इसकी स्टडी क्या होती है, जियो पॉलिटिक्स। समझ पा रहे हो? अब ये वर्ड जियो और पॉलिटिक्स समझ जाओ क्या होता है। ये हर दिन अलग अलग आर्टिकल में आता रहता है। आप जब भी द हिंदू पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, ये वर्ड कई बार लिखेगा, जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स। आप समझ गए जियो पॉलिटिक्स क्या होती है। ये सब्जेक्ट आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ आसानी हो जाएगी करने में, इसका और इकोनॉमी का। जो मैंने आप लोग इकोनॉमी पढ़ाई है और जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इसका दो रोल अच्छा है पेपर में। न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ जितने भी टर्म्स आएंगे अब वो आपको आराम से समझ में आएंगे। अगर आपने इकोनॉमी ढंग से पढ़ रखी है तो आप जाइए पेपर उठा के पढ़ना शुरू करिए। कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, कहीं ना कहीं उस टर्म को आपने सुना होगा या लिंक जरूर कर ले जाएंगे। वैसे ही हाल होगा IR में भी। पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं पढ़ रहे थे तो आप पढ़ना शुरू करिए। तो जियोपॉलिटिक्स इज द मेथड ऑफ स्टडीइंग फॉरेन पॉलिसी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल बिहेवियर। किसी देश का बिहेवियर क्यों ऐसा है कि दूसरे के प्रति, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए जरूरी है जियोपॉलिटिक्स को पढ़ना, क्योंकि हम तभी समझ पाएंगे जब देखेंगे कि वो लोग कहाँ के हैं, कहाँ के वंशज हैं, उनके अंदर क्या ट्रेड्स हैं, क्या उनकी हैबिट्स रही हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं,
कौन सी चीज़ों पे डिस्प्यूट रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस देश ने दूसरे देश के प्रति अपनी अलग सी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बना रखी है। दीज इंक्लूड एरिया स्टडीज, एरिया की स्टडी की जाती है, जोग्राफिकल लोकेशंस की, क्लाइमेट की स्टडी, टोपोग्राफी की स्टडी, डेमोग्राफी की स्टडी, नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी। तो अगर आप इंडिया की स्टडी कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स क्या स्टडी तो है, तो अगर इंडिया की स्टडी होगी फ्रॉम द एंगल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, तो पहले हम इंडिया क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो जगह है उस एरिया की पहले स्टडी की जाए, क्लाइमेट को समझा जाए, टोपोग्राफी को समझा जाए, लोगों को समझा जाए, यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पर, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पर, ये देश कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है देश के पास, ये सब कुछ समझने के बाद ही आप बता पाएंगे कि ये देश अब दूसरे देश के प्रति किस तरह की नीति, रणनीति, कूटनीति अपनाने वाला है। अगर सामने वाले पक्ष को आप एक बार समझ जाए, जैसे अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि आप यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, उसने आज तक क्या पूछा है, कैसे पूछा है, कितने गहराई में पूछा है, क्या उसका फेवरेट टॉपिक रहा है। तो अब आप समझ पाएंगे कि ठीक है वो क्या और पूछने वाला होगा, कैसी नीति बनाएगा वो 2023 में। उसको जानने के लिए आपको पहले 12-15 साल की उसकी नीतियों को पढ़ना होगा, उसके चेंजेस, एवोल्यूशन को देखना होगा, तब जाके आप कहीं 2023 के अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे ठीक से। तो वही है, अगर देश के जियोपॉलिटिक्स को जानना है तो पहले देश के बारे में समझिए, उनके पास क्या है क्या नहीं है, किन हालातों में क्या थे और अब क्या हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग ही वो दूसरे देश के अकॉर्डिंग नीति रखेंगे। हमारे पास तेल पेट्रोल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, एक ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं है, तो हम क्या कभी भी किसी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ेंगे कभी भी, क्योंकि हम उन पर तेल के लिए क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। हम कभी भी धीरे धीरे इसराइल लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है इसराइल हमें ड्रोन प्रोवाइड करता है, हमें कई सारे वेपन प्रोवाइड करता है। रशिया से हम कभी नहीं लड़ने वाले हैं, हमेशा हमारी इसने हेल्प करी है, चाहे वो 1971 का वॉर रहा हो, अभी भी हमारे जो गगनयान, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को रशिया ट्रेन कर रहा है। अभी भी, अभी हम और आप बात कर रहे हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स रशिया में ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि अब तक इंडिया ने कभी कोई मैन्ड मिशन नहीं भेजा है। मैन्ड मिशन मतलब अपने लॉन्च व्हीकल, अपने सैटेलाइट में मैन को भेजना, नहीं भेजा। वो भेजा था ना चंद्रयान ने, वो क्या था, वो रोवर वगैरह सब निपट गया, इंसान था। अगर वो तो एक रोबोट चला गया, कोई दिक्कत नहीं, अब तो इंसान जा रहे हैं ना, तो हम उस कंट्री पे ट्रस्ट करेंगे जो पहले इंसानों को भेज चुके हैं। रशिया भेज चुका है, हमें हेल्प कर रहा है, वेपन्स हमको बहुत देता है, अनाज हमें वहाँ से बहुत मिलता है, तो कैसे लड़ लेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए अगर किसी देश की नीति को समझना है तो पहले उसके पास क्या कमी है, क्या एक्सेस है, वो खुद कैसा है, क्या आइडियोलॉजी को समझ लीजिए। अपने आप उस देश की नीति को आप समझ पाएंगे कि वो क्यों ऐसी नीति बनाता है और क्यों ऐसी नहीं बनाता है, क्यों इंडिया की कुछ कंट्री से अच्छे संबंध हैं और कुछ के साथ अच्छे नहीं हैं, रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो उसको जानने के लिए पहले आपको इंडिया को जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक टर्म आपके सामने यहाँ और है, ये अभी आपने देखा था, सैटेलाइट स्टेट। तो बेसिकली एक ऐसा कंट्री जो कि डिपेंडेंट है, लेकिन फॉर्मली क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। वर्ल्ड में देश, दुनिया की नजर में वो क्या है, फॉर्मली एक आज़ाद देश है, जैसे कि पाकिस्तान आज़ाद है, बट दिस कंट्री इज अंडर हैवी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री। तो अब यहाँ पे चाइना रख दो, यहाँ पाकिस्तान रख लो, चेक करो क्या उससे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस नहीं है चाइना का, क्या है ना, सीपेक अंदर घुस के बना रहे हैं, वो पैसा लेके पूरा पाकिस्तान को वैसे खरीद रखा है उन्होंने, हर एक चीज में इन्फ्लुएंस उनका है। पाकिस्तान स्टेट है, कंट्री है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये सैटेलाइट स्टेट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वॉर में अभी आपने दो वर्ड को देखा, एक था जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी टेंशन जो हुई वो किसके बीच में हुई है, एक तरफ कौन है, सोवियत यूनियन और उसके सैटेलाइट स्टेट्स, मतलब मैंने बताया था ना ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया वगैरह, ये सब फॉलो करते थे किसको, यूएसए को। कहने को ये आज़ाद थे, लेकिन किसके कंट्रोल में थे, फुल फ्लेज इन्फ्लुएंस में सोवियत के। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन किसके बीच में हुई, एक तरफ था सोवियत और उसके साथ उसके सैटेलाइट स्टेट्स, और दूसरी तरफ कौन था, यूएस, और यूएस का जो दूसरे ग्रुप्स थे, एलाइस मतलब दोस्त, कौन से, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, जिसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस सब आता है, ठीक है।
और ये टेंशन कब होना शुरू हुआ? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद जो ये पीरियड आया जिसमें दो बड़े बड़े ग्रुप्स में और उनके मेंबर्स के बीच में एक बहुत बड़े लेवल पे जियोपॉलिटिकल जो टेंशन छिड़ गया, उसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर, जैसे मैंने कहा ना, इसमें लड़ाई सामने नहीं होगी लेकिन टेंशन बहुत रहेगा, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, इनसिक्योरिटी फीलिंग रहेगी, आप उससे आगे जाने के लिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, वेपन बनाएंगे, स्पेस में जाएंगे, मिशंस कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ दूसरे पर नज़र रखेंगे, मतलब एस्पाइनेज करेंगे। स्पाई जानते हो ना कौन? जासूस। जेम्स बॉन्ड की मूवी सब कोल्ड वॉर वाली मूवीज हैं सारी। जेम्स बॉन्ड बेसिकली इस ग्रुप का है। यूके किसके साथ था? यूएस के साथ था। जेम्स बॉन्ड एक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट दिखाया गया है, लेकिन ब्रिटिश किसके अंडर में था? नाटो के साथ था, मतलब यूएस के अंडर में था। हमेशा उसका दुश्मन कहाँ होता है? सोवियत में, रशिया में। यही दिखाते हैं मूवी में। प्रोटोगेनिस्ट जो है, जो हीरो है, वो कहाँ का है? यहाँ का। जो एंटागोनिस्ट है, विलेन टाइप, वो कौन है हमेशा? ऐसी मूवी सोवियत में ही बनती थी लेकिन उनको कहीं और दिखाया नहीं जाता था, दिखे ना। और उनकी मूवीज में उल्टा था, वो लोग हीरो थे और ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक ये विलेन थे। देखिए, हीरो विलेन अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, दीज ऑल आर पर्सपेक्टिव। आप जिस निगाह से देखें, आप किसी को देखें वो आपके लिए टेररिस्ट होगा, आप उसको, जैसे भगत सिंह हमारे लिए टेररिस्ट तो थे नहीं, लेकिन ब्रिटिशर्स में क्या थे? वो टेररिस्ट थे ना। तो वही है, नजरिया है। आप जिसको अपने लीडर मानते हैं उसको आप प्रेस करेंगे, लेकिन हो सकता है जो लीडर आपका है उसको जो वर्ल्ड है वो किसी और निगाह से देखती हो। ठीक। तो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हो गया तो जो देश था, दुनिया थी, सब कुछ दो ब्लॉक्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और इनको डोमिनेट कौन कर रहे थे? दो बड़े बड़े सुपर पावर्स, जो कि यूएसए और यूएसएसआर थे। और ये दोनों ही सुपर पावर्स बाद में इंगेज हो गए किसमें? आइडियोलॉजिकल वॉर, विचारधारा की। और वो बेसिकली क्या थी? कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म विचारधारा थी। ये यूएस अपने कैपिटलिस्ट चीज़ों को आगे ले जाना चाहता था, अपने डॉलर हेजीमनी को आगे लेकर जाना चाहता था। डॉलर हेजीमनी मतलब डॉलर की पावर को बढ़ाना चाहता था। बाद में यूएसएसआर ने बोला कि ये जो यूएस कर रहा है ये एक नया तरह का साम्राज्यवाद है, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ इम्पीरियलिज्म, और उसको बोला डॉलर इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, एक्सपेंशन करना अपना। तो बोला गया कि डॉलर्स के थ्रू अब यूएस अपना एक्सपेंशन वर्ल्ड में कर रहा हो। यही हुआ है ना। आप देखो, सारा इंटरनेशनल करेंसी किस में है? डॉलर में है। हमें हर एक इंपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंट किस पे होना पड़ता है? डॉलर पे, यूएस पे। हो गई ना उनकी डोमिनेंस। यही रोक रहा था यूएसएसआर। कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? ठीक है, अब उसको देखते हैं। कोल्ड वॉर क्या था वो आपने देख लिया। एक जियोपॉलिटिकल टेंशन था, दो अलग अलग देशों में था। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है वो आप जान गए हैं, ज्योग्राफी और उसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे। ठीक। तो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इसको कोल्ड वॉर कहते थे। सबसे पहला रीजन ये है कि ना ही सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर और ना ही यूएस और उसके जो दोस्त देश थे, इन दोनों ने कभी इस पीरियड में 1945 से लेकर 1991 के बीच में कभी भी ऑफिशियली औपचारिक रूप से घोषणा नहीं करी कि हम वॉर में हैं। दे नेवर डिक्लेयर दैट वी आर एट वॉर विद ईच अदर, ये नहीं बोला कभी भी। ठीक है, ऑफिशियली डिक्लेयर वॉर कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, इनफैक्ट देयर वाज नेवर एनी डायरेक्ट लार्ज स्केल फाइटिंग बिटवीन द टू सुपर पावर्स। आप इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर तब कहते जब स्पेशली दोनों देश आगे आमने सामने होते और अपनी कंट्रीज को भी आमने सामने ले आए होते। जैसे वर्ल्ड वॉर वन में हुआ, सारे ब्लॉक्स आमने सामने थे, अपने मेंबर कंट्रीज को भी सामने लेकर आए थे। वर्ल्ड वॉर टू में भी ऐसे ही हुआ। वर्ल्ड वॉर थ्री में ऐसा हो ही नहीं पाया, तो इसलिए वर्ल्ड वॉर नाम नहीं बोला गया, उसको कोल्ड वॉर नाम बोल दिया गया। यहाँ भी कई सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थी, सिर्फ दो लोग नहीं थे, यूएस यूएसएसआर। पूरा वेस्टर्न ग्रुप था और ईस्टर्न ग्रुप था। ग्रुप यहाँ भी थे लेकिन डायरेक्ट क्लैश नहीं थे, इनडायरेक्ट क्लैश थे। ठीक, जो वॉर हो रही थी वो विवादों से हो रही थी और वो विवाद इनडायरेक्ट थे। यूएस और यूएसएसआर सपोर्ट करते थे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को,
किसी देश में कोई मुद्दा चल रहा है, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे वो ताइवान में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो कोरिया में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में, चाहे वो वियतनाम में हो, विवाद उस देश का है, पर उसमें कौन घुस जाता था? ये दोनों। अगर सोवियत घुस गया तो यूएस कैसे पीछे रहेगा? अगर यूएस घुस गया, क्योंकि होता क्या था, ये इस तरह से इंटरफेयर करते थे कि ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीस स्थापित करेंगे, शांति लेकर आएंगे। तो अगर यूएस के लिए ठीक है, अफगानिस्तान में हम शांति लेकर आएंगे, वियतनाम में लाएंगे, तो यूएसएसआर क्या सोचता था कि शांति लाने के नाम पे कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको नाटो ज्वाइन करा ले, अपने साथ कर ले, अपनी आइडियोलॉजी थोप दे, तो पहले हम भी पहुंचेंगे अब वहाँ पर। मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस देश में कोई भी विवाद चलता था, वहाँ वहाँ यूएस और यूएसएसआर अपनी फोर्सेस को वहाँ लगा देते थे। इसी को प्रॉक्सी वॉर कहते हैं बेटा, इनडायरेक्ट वॉर्स थी। तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, जो क्षेत्रीय विवाद होते थे किसी देश में, वहां पे अपने इंटरेस्ट में, अपने हितों के लिए ये दोनों कंट्रीज प्रॉक्सी वॉर कर रहे थे। खुद लड़ने नहीं पहुंच जाते थे। होता क्या था, मान लीजिए कंट्री ए है, ठीक है, इस कंट्री ए में ऐसे समझो, ये कंट्री ए है, इस कंट्री में दो ग्रुप्स हैं, एक्स और वाई, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं मान लीजिए, और आपस में इनमें क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। अब अगर यूएसएसआर ने एक्स को सपोर्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप वाई से लड़िए, जीतिए और अपना कब्जा करिए, तो यूएस क्या करता था, यूएस वाई को सपोर्ट कर देता था कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम लड़ो चलो, क्योंकि डर लगता था इन दोनों को, ऐसा ना हो कि जिसको ही सपोर्ट कर देगा वो जीत जाए, तो ये कहने को तो कंट्री अब एक्स की हो जाएगी, लेकिन एक्स किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, यूएसएसआर के। तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए वाई को अपने इन्फ्लुएंस में यूएसए कर लेता था कि हम तुम्हें पैसा, पावर, ट्रेनिंग सब देंगे, तुम लड़ो, हम सामने लड़ने खुद नहीं आएंगे। कृष्ण जी ने प्रॉक्सी वॉर तो करी एक तरह से, खुद लड़े तो है नहीं, लेकिन सारी लड़ाई सामने बैठी करवा दी, ले गए, हाँ सुनो यहाँ तुम्हें लड़ना है, और वो लड़ने में तैयार नहीं है, तो उसको बहुत बड़ा उपदेश दे दिया गीता साहब, लड़ो, कैसे लड़ोगे नहीं। ठीक है, वो एक मैथोलॉजिकल चीज है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली खुद लड़ेंगे नहीं, आप किसी के थ्रू लड़ाई करवाएंगे। जैसे मुझे लड़ना आपसे है और आप सपोर्ट इनको कर रही हैं, तो मैं सपोर्ट इनको कर दूंगा, और ये तो लड़ेंगे आपस में। अब इन दोनों की जो जीत होगी वो हमारी और आपकी जीत को डिसाइड करने वाला है इनडायरेक्टली। अगर इसकी जीत हो गई तो अब उस एरिया पे कब्जा आप ही का होगा, क्योंकि ये हमेशा आपके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, और अगर इनकी हो गई तो मेरा हो जाएगा। ये होती थी प्रॉक्सी वॉर। अलग अलग देश में, चाहे वो कोरिया हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, हर जगह जहाँ जहाँ विवाद थे वहाँ यूएसए गप्पा से अंदर घुस जाता था, और फिर बगल से यूएसएसआर, और अलग अलग ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर देते थे। ये पूरी प्रॉक्सी वॉर 1945 से लेकर 1991 तक चलती रही, और विश्व में जितनी भी दिक्कतें हैं ये इन दो ग्रुप्स ने करवाई है। जहाँ जहाँ अशांति हैं, दिक्कतें हैं, वो सब मैक्सिमम तो पहले ब्रिटेन ने करवा रखी है, उसके बाद इन दोनों ने करवा रखी है, लड़ाई लगवा के। ठीक है, तो प्रॉक्सी वॉर ये करते क्यों थे? क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, क्या करने के लिए, वर्ल्ड डोमिनेंस पाने के लिए। यूएसए अपने आप को सिंगल वर्ल्ड पावर बनाना चाहता था, और यही काम यूएसएसआर करना चाहता था। उस समय क्या थे, बाइपोलर वर्ल्ड था। ठीक है, बाइपोलर मतलब वर्ल्ड में दो बड़े बड़े सुपर पावर्स थे। वही है ना कि एक मैदान में दो तलवारें थी, तो एक तलवार को दूसरी तलवार को बाहर निकालना था, और पूरे मैदान में अकेले अपना रहना था। उसके लिए प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। तो एक कंट्री, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा करता था, उसके अगेंस्ट एंटी कैंपेन्स करता था, उसके खिलाफ एस्पाइनेज, स्पाई मतलब जासूसी करवाता था, प्रॉक्सी वॉर्स करता था, या उसके खिलाफ ओलंपिक्स में दिखाता था कि ये देखो हम तुमसे सुपीरियर हैं, हमारे पास 15 गोल्ड आए, तुम्हारे पास 4 ही आए हैं, हमारे पास 3 आए, हमारे पास 10, अब हमारे पास 18 आ गए। या उनसे पहले दिखाएंगे हम देखो स्पेस में आ गए तुमसे, तुम कौन हो, तुम्हारे पास 2 सैटेलाइट, हमारे पास 22 सैटेलाइट पड़ी हुई हैं। और उससे क्या उन नजर रखते थे कि जितनी सैटेलाइट होगी तो देखेंगे क्या कर रहे हैं वहां से। तो ये सब क्या था, ये प्रोपोगेंडा करना, कैंपेन्स करना, प्रॉक्सी वॉर करना, एस्पाइनेज करना, एथलेटिक राइवलरी, एथलीट्स के बीच में राइवलरी, कहाँ, ओलंपिक वगैरह में, और स्पेस में आगे बढ़ने की जो होड़ थी, यही सब किसके कंपोनेंट से मिला के कोल्ड वॉर के। ये हुए 45 से लेकर 91 तक।
1945 से 1991 तक। और ये सारे इवेंट्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? कोल्ड वॉर। डायरेक्टली लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन इन माध्यम से लड़ाई हुई थी। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुई क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया। वो 15 कंट्रीज का जो ब्लॉक था वो टूट गया, वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, और उसके बाद वर्ल्ड में एक ही पावर बच गई, यूएसए। सिंगल पावर, कंप्लीट हेजेमनी, कंप्लीट डोमिनेंस। और उसके बाद मैंने बताया था वर्ल्ड में दोबारा बाइपोलरिज्म होना शुरू हो गया चाइना के राइज से। चाइना सीधे कन्फ्रंट कर रहा था किसको? यूएस को। अभी आप देख रहे थे बहुत समय से चाइना और यूएस में ट्रेड वॉर चल रही थी। अब लड़ाई हथियारों से नहीं होती। हाँ, अब तो नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स भी आ गए हैं। पानी, जल अस्त्र, ब्रह्मास्त्र देखे होगे ना, अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र। वाटर इज द नेक्स्ट वेपन। अगर पानी के डैम्स को एक झटके में खोल दे ब्रह्मपुत्र के चाइना, इंडिया निपट जाएगा। इंडस वाले डैम्स को अगर हम कब्जा करके हम खोल दें, पाकिस्तान निपट जाएगा। तो जिसके पास ये बड़े बड़े माइटी डैम्स हैं और वो रिवर्स हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, जो देश नीचे है ऊपर वाले देश को एडवांटेज हमेशा रहता है, क्योंकि अगर उसने वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करके रोक दिया, स्टोर कर लिया और झटके से खोल दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में आएगी, सबको निपटा देगी बिना कोई धूम धड़ाका किए। एक झटके में सब निपट जाएगा। टोटल एनाहिलेशन, जल अस्त्र। वाटर इज द न्यू वेपन। और अच्छी बात है, कहेंगे नेट जीरो एमिशन है भाई, पानी से निपटाएंगे तो क्या ही धुआं धुआं होगा। ठीक है, हम गोला बारूद धुआं धुआं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कहेंगे देखो क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम करते नहीं, बस पानी छोड़ देते हैं, काम खत्म, ऑलरेडी उनसे अब। ठीक, तो नाउ वाटर एंड माइटी डैम्स, नाउ दे विल एक्ट एज अ डेटरेंस टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। अब ये सबको डराएंगे। चाइना डरवाना शुरू कर दिया। तो कभी अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करता है तो चाइना के ब्रह्मपुत्र हमारे पास भी है, अगर तुमने इंडस को कुछ किया तो छोड़ेंगे तुमको हम भी नहीं यहाँ से। पूरी कूटनीति चल रही। समझ पा रहे हो? तो जब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग जान जाएंगे अभी जो चल रही है, उसके बाद जब आप रिलेशंस पढ़ेंगे अलग अलग कंट्री में कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले क्या है, विदेश नीति, इससे हम स्टार्ट करेंगे। फिर इंडिया और नेबरहुड के साथ रिलेशन, मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल। तो उन रिश्तों को समझने तुम्हें आसानी होगी, क्योंकि तुम या इंडिया यूएस यूके इजराइल, क्योंकि अब आप पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते ही कौन किसके साथ पहले था और क्या क्या वर्ल्ड में हो चुका है। तो रूट कॉज जानने के बाद रिलेशन को समझना आसान होता है, वरना आप रटते हैं बैठ के। अब रटना नहीं पड़ेगा, आप उनका नेचर जान चुके हैं, क्योंकि बेसिकली अब आप जियो पॉलिटिक्स को जान जाएंगे कि क्या हुआ है, तो फिर रिलेशंस को समझना और उसको प्रिडिक्ट करके बढ़िया लिख पाना, और वे फॉरवर्ड, वे अहेड अच्छा आप लिख पाएंगे। वे अहेड क्या है कि दो देशों में रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो कैसे अच्छा किया जाए, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो अगर आप उसको जियो पॉलिटिक्स व्यू पॉइंट समझेंगे तो आप एक अच्छा आगे का रास्ता लिख पाएंगे जिसमें दोनों ही देश का फायदा होगा। कभी कोई देश किसी को दबा के आगे नहीं निकल सकता, जो कि निकलेगा तो वो टेम्परेरी होगा, अगला एक बार राइज जरूर करेगा। जैसे जर्मनी को दबाया गया था, फिर जर्मनी का राइज हुआ, फिर सबको निपटाया उसने बैठ के। ठीक है, वेंजेंस इज ऑलवेज बैड, तो वो नहीं करना है। दोनों देशों को, जो भी कंट्रीज हैं, सबको साथ में आगे जाना है, यही एक फाइनल वे आउट है। रीजन फॉर कोल्ड वॉर, इसको देखते हैं, क्यों हुआ कोल्ड वॉर। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होना शुरू हो गई थी, ये क्यों हुई, इसको समझिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट कर रहा था किसको, ब्रिटेन फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, यूएस के साथ था, लेकिन बीच में ही बाहर निकल गया था, क्योंकि रशिया में जो लड़ाई करवा रहे थे वो वहां के लोग नहीं थे, रशिया के जार थे। जार मतलब एम्परर वहां के। अब इसको आप CZAR भी कह सकते हैं, TSAR भी कह सकते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, जार का मतलब होता है रशियन एम्परर।
ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया 2017 नहीं 1917 में तख्ता पलट हो गया, ठीक है ना। ओवरथ्रो कर दिया जनता ने वहाँ के जो अपने वो थे कौन बादशाह, उनको हटा दिया, ओवरथ्रो कर दिया और कहा कि ये वॉर जनता ने शुरू नहीं की थी, ये वॉर बादशाह शुरू की थी, हमने इनको हटा दिया तो अब हम वॉर का पार्ट हैं ही नहीं। वॉर से बाहर निकल गया कौन, रशिया, ठीक। इसको हम कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रशिया में हुआ अक्टूबर के महीने में हुआ था, इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कह देते हैं इसीलिए, ठीक है। और इससे क्या हुआ, रशिया में जार का एंड खत्म हो गया और किसकी डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। ये समझते हो वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोलेटेरिएट, क्या, अरे भैया प्रोटेस्टेंट था वो। हाँ हाँ बताओ कार्ल मार्क्स का थ्योरी क्या है बताओ। हाँ हाँ बुर्जोय जो कैपिटलिस्ट होते हैं, हाँ और ये एग्जैक्टली हाँ। आप इसको आसान शब्दों में कह देते हैं लेबर क्लास, लेबर क्लास, डिप्रेस क्लास, वीकर सेक्शन, और एक थी बुर्जोइस क्लास, अपर सेक्शन, अपर सोसाइटी, वेल्दी पीपल। तो हुआ क्या कि जार को हटाने के बाद जो कॉमन मासेस थे रशिया के, जो कॉमन लोग थे, उन्होंने अपनी सरकार बनाई और व्लादिमीर लेनिन को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया और उनकी डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। मतलब जनता की डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। इससे पहले एक राजा का राज था और जनता ने अपना लीडर चुना व्लादिमीर लेनिन को और उन्होंने कहा कि अब कम्युनिज्म होगा, यहाँ पर सब कुछ जनता का है, गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट जनता के बिहाफ पे फैसले लेगी, क्या बनना है, कितना बनना है, कहाँ क्या खुलना है, किसको कितनी तनख्वाह मिलनी है, वो सब कुछ, किसको कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट लोग नहीं होंगे, प्राइवेट संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होगी यहाँ पर, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड। तो कम्युनिस्ट स्टेट बन गया और इन बॉल्शेविक्स ने, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश को ये एक आंतरिक युद्ध जो चल रहा है, सिविल वॉर, और इसके साथ वर्ल्ड वॉर भी, ये कंट्री को एनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा, समाप्त कर देगा, हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। और इस वजह से रशिया वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो गया, लीविंग ब्रिटेन एंड फ्रांस अलोन टू फाइट द एक्सिस पावर्स। जहाँ पे आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगेरी था, याद आ रहा है, ये सारे देश थे। और स्टार्टिंग में तो अब वर्ल्ड वॉर 2 जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हिटलर ने क्या किया, स्टार्टिंग में नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर रखा था, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। वो क्या कर दिया इसने, तोड़ दिया। तो सोवियत के साथ जो एक पैक्ट साइन कर रखा था कि कभी भी जर्मनी सोवियत पे अटैक नहीं करेगा, जर्मनी ने वादा तोड़ दिया, सोवियत पे अटैक कर दिया। अब इससे जर्मनी फोर्स हो गया, क्या करने के लिए मजबूर हो गया, एलाइड पावर्स को ज्वाइन करने के लिए, मतलब वही ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, इनको ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो गया और उसने फिर ज्वाइन कर लिया। तो अब हुआ क्या कि जो ज्वाइन किया था यूएसएसआर ने ब्रिटेन, फ्रांस को, वो एक बहुत ही छोटे समय के लिए ज्वाइन हुआ था। उनका मेन रीजन क्या था, बस जर्मनी को हरा देना, यही रीजन था। आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंसेस दोनों में थे, दोनों पोल्स अपार्ट थे, बहुत डिफरेंस थे, ठीक। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जमीन आसमान का अंतर था, स्वर्ग और नरक का अंतर था, हेवन एंड हेल का अंतर था दोनों में, लेकिन बस एक साथ इसलिए हो गए थे जस्ट टू डिफीट अ कॉमन एनिमी, जर्मनी, ठीक। Thus, at the end of the Second World War, the uneasy wartime alliance had begun to unravel and had begun to take a different course altogether. तो जो जंग के समय जो दोस्ती हुई थी, वो दोस्ती अनईजी टाइम में हुई थी, मतलब स्ट्रगल के समय हुई थी। अब वो दोस्ती अब धीरे धीरे टूटना शुरू हो गई, दूसरा रास्ता शुरू हो गई लेना। वो दोस्ती किसके बीच में थी, सोवियत के बीच में थी और जर्मनी, यूएस, यूके के बीच में थी। अब ये दोस्ती एक अलग रास्ते पे आना शुरू हो गई। द वॉर टाइम अलायंस, ये जो दोस्ती हुई थी ये वॉर के समय हुई थी, युद्ध के समय हुई थी। दोनों ने अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने हित को देखते हुए दोस्ती कर ली थी। तो जो यूएस और यूएसएसआर की दोस्ती हो गई थी वॉर टाइम के समय,
ये नतीजा था किसका? सर्कमस्टांसेस का। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनको दोस्ती करनी पड़ी, वरना जर्मनी को अकेले दम था नहीं हराने का इनका। हैड इट बीन द केस कि ये लोग एक नहीं हो पाते, जर्मनी सबको निपटा देता, अकेले सिंगल हैंडेडली निपटाता, कुछ नहीं कर पाता कोई उसका। तो बस मजबूरी थी इसलिए साथ हुए, लेकिन विचारधारा दोनों की दम अलग अलग थी। और जब तक आपके विचार नहीं मिलेंगे ना, आप किसी के साथ नहीं हो पाएंगे। आप मजबूरी में किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जैसे और जिस दिन वो मजबूरी खत्म, आप हट जाएंगे वहां से। आप साथ तभी रहेंगे जब आपके कॉमन गोल्स हो, कॉमन थिंकिंग हो। ये तो था ही नहीं, कॉमन कुछ था ही नहीं इनके बीच में। अब ये अलग होना शुरू हो गया। So during the World War II, the Allied countries, that is US, UK and France, and along with Soviet Union, they fought together against the Axis powers, Germany, Japan, Austria. However, this wartime alliance, ये जो दोस्ती युद्ध के समय हुई थी, it could not work out, काम नहीं कर पाई आगे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई रीजंस की वजह से ये दोस्ती में दरार आ गई, क्रैक्स आ गए, टूट गई। और यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिए और जियोपॉलिटिक्स टेंशन यहाँ पे आना शुरू हो गई। तो वो क्या कारण थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ, अब वो एक एक करके हम लोग को देखना है। इंटरेस्ट आ रहा है या थक रहे हो? ठीक है, अगर एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये जर्मनी का मैप है। इस जर्मनी को जैसे मैंने कहा ना 4 पार्ट में तोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये वो हिस्सा है, ये जो सोवियत के हाथ में था, ईस्ट जर्मनी। और ये पूरा इधर वाला ये है आपका वेस्ट जर्मनी। और ये वेस्ट जर्मनी अगेन 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा जो फ्रांस संभाल रहा था उसके शासन में आ गया, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, और एक पे अमेरिका कब्जा हो गया। और ये हो गई बीच में आयरन कर्टेन, अभी इसके बारे में बात करें, सुना होगा। और यहाँ था बीच में कहीं इधर बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल, और उसको भी 2 पार्ट में तोड़ा गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कहा एक किसके हाथ में रहेगा, सोवियत के, और एक इनके हाथ में। अब दिक्कत ये है कि जो बर्लिन है वो पूरा कहाँ पर है, ईस्ट जर्मनी में। तो अब एक तरह से ये आइलैंड कंट्री बन गया, आइलैंड स्टेट बन गया, या आइलैंड लोकेशन बन गई। क्योंकि यहाँ पर अगर वो बर्लिन है और 2 पार्ट में तोड़ दिया आपने, तो ये तो पूरा कंट्रोल वैसे भी किसका है, सोवियत का। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कौन बना के रखा था अपना, ये तीनों मिलकर एक साथ। और बहुत दिक्कत यहाँ फेस हो रही थी, हर तरह से आना जाना यहाँ पर कट कर रखा था सोवियत ने। और उसी बर्लिन में बीच में वॉल बना दी गई थी, वायर से, बड़े बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर से वॉल बना दी गई थी। एक तरफ पूरा कम्युनिज्म चल रहा था, एक तरफ इनका कैपिटलिज्म चल रहा था। और ये पहले जर्मनी पूरी हिटलर की थी, ठीक। अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या मैं कहूँ कि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से दोस्ती जो है टूटी और टेंशन आना शुरू हुए। किसके बीच में, यूएसएसआर और यूएस के बीच में, या वेस्टर्न के बीच में। कई चीज़ें हैं, मैं अभी आपको शॉर्ट में बस समझा देता हूँ, बाकी कल डिस्कस करेंगे। पहला है पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। पोट्सडैम एक शहर है जर्मनी में, ठीक है। और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे ये सारे विक्टर्स मतलब जो जीत गए थे लोग, जिसमें सोवियत भी था, यूएस भी था, यूके भी था, मिले और बताया कि कैसे अब जर्मनी को बांटा जाए आपस में। हम तो जीत गए ना, इसके हम जीत चुके हैं, तो कौन सा हिस्सा कौन कितना लेगा, इस पे बातचीत हुई, ठीक है। और बताया गया पोलैंड को क्या किया जाए, ऑस्ट्रिया क्या किया जाए, मतलब वो सारे देश जो कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ थे, उनका अब क्या करना है, उस पर बातचीत यहाँ होना शुरू हो गई। अब यहाँ ये था कि कौन कितना हिस्सा लेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछ ली यूएसएसआर ने यूएस से कि आपने जो जापान पे वो बम गिराया वो कौन सा बम है। तब कुछ पता था नहीं बेसिकली, तो उन्होंने कहा अरे नई टेक्नोलॉजी, एटॉमिक बम है ये वो। अब यूएसएसआर ने कहा कि मुझे एग्जैक्ट बताइए कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं, क्या उसके रेपरकशंस है, क्या बैड इफेक्ट हैं। यूएस ने बताया नहीं, भाई अपना मेन हथियार को बताएगा तो नहीं। अब यहाँ से यूएसएसआर और भड़क भी गया, घबरा भी गया कि ऐसा ना हो पहले जापान फेंके हम पे फेंक दो के बाद में, अब हम भी बनाएंगे, तुम क्या बनाए हो।
तो टेंशन यहीं से आना शुरू हो गई, ठीक है ना, सस्पिशन होना शुरू हो गया। जो सोवियत लोग थे, जो यूएसएसआर था, वो घबरा गया और कहीं ना कहीं सस्पेक्ट करने लगा कि यूएस के इंटरेस्ट अच्छे नहीं हैं, ये उन पे अटैक किया है, हम पे भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज़ें कि दोनों देश में अलग अलग क्या थी, विचारधाराएं थी, सोचना अलग अलग था, रवैया अलग था। एक जगह कैपिटलिज्म था, एक जगह कम्युनिज्म था। फिर हम देखेंगे जो अलायंसेस बन गए बाद में, इससे वॉर और भड़क गई, ग्रुपबाजी होना शुरू हो गई, गुटबाजी होना शुरू हो गई नाटो और वार्सो के बीच में। फिर ट्रूमन डॉक्ट्रिन के बारे में देखेंगे। ये यूएस के प्रेसिडेंट थे हेनरी एस ट्रूमन 1947 में, इन्होंने अपने एक प्रिंसिपल सिद्धांत बनाया। इसकी वजह से यूएसएसआर सीधे कोल्ड वॉर में आ गया। कई सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जिस दिन ये ट्रूमन डॉक्ट्रिन, ये फिलॉसफी अप्लाई की यूएस ने, दिस मार्क द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये क्या डॉक्ट्रिन था, क्या चीजें कल डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर आर्म्स रेस होना शुरू हो गई। आर्म्स रेस तो पहले से चल रही थी, लेकिन जब यूएसए ने बताया नहीं यूएसएसआर को क्या एग्जैक्टली यूज हुआ है, न्यूक्लियर क्या है, कैसे बन रहा है, अब यहाँ पे सोवियत हाई अलर्ट में आ गया। उसने धड़ाधड़ ढूंढ ढांड के फॉर्मूला बनाना शुरू किया और न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन करना शुरू किया, उनको बनाना, बढ़ाना, एबेंडेंस में लाना शुरू किया। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो कोल्ड वॉर में हुआ, जैसे कि आयरन कर्टन क्या होता है, सुना होगा नाम आपने, बर्लिन ब्लॉकेड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। बर्लिन को जो ब्लॉक किया गया, जो बर्लिन में वॉल बना दी गई थी, ठीक है। मार्शल प्लान क्या होता है, कॉमन फ्रॉम क्या होता है, सब सुना होगा कभी आपने, शायद नहीं सुना, कोई बात नहीं। नाटो और वार्सो के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। स्पेस रेस क्या थी वो देखेंगे। प्रॉक्सी वॉर देखेंगे, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस कब पढ़ना, कल। तो कल स्टार्ट हमारा होगा टॉपिक यहाँ से, रीजंस ऑफ कोल्ड वॉर, और पहला रीजन था पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, इसको समझेंगे, ठीक है। हाँ मैं आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। इससे पहले वाली सब है आप लोग के पास, बस यही नहीं है ना, ये मैं अभी भेज दूंगा। समझ में आ रहा है?